फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है दर्द से मोहब्बत तक का सफ़र भाग 22। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियाँ को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। राधिका की शादी हुए 10 दिन हो गए थे। देव के मेंस का रिजल्ट भी आ जाता है और देव उसमें भी पास हो जाता है। अब अपने सपने तक पहुंचने का उसका आखिरी पड़ाव था इंटरव्यू, जिसके लिए देव जी तोड़कर मेहनत कर रहा था। वहीं काव्या भी ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रही थी। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी मेहनत और लगन से निभा रहे थे। पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया था कि जब दोनों ने एक दूसरे को याद ना किया हो। पर काव्या ऑफिस के साथ साथ एक और जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रही थी, सुधा जी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी, जो उसको राधिका देकर गई थी। पर अभी मोहित भी सुधा जी के पास ही रुका हुआ था, क्योंकि राधिका के जाने के बाद सुधा जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। इसीलिए कुछ दिन मोहित सुधा जी के पास ही रुक जाता है। काव्या रोज ऑफिस के बाद सुधा जी से मिलने जरूर जाती थी, पर अभी उनके पास मोहित था, इसीलिए काव्या सुधा जी की तबीयत को लेकर भी थोड़ा बेफिक्र थी। काव्या अपने कैबिन में बैठकर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी कि तभी काव्या को मोहित का कॉल आता है। हेलो मोहित, कैसा है? और सुधा आंटी ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ और बुआ भी ठीक है, पर मुझे तुझसे एक काम था। हाँ बोल ना। और तू ये पूछने की फॉर्मेलिटी कब से करने लग गया? मोहित हंसते हुए कहता है, फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा हूँ, कहीं तो बिजी होगी, इसीलिए सोचा एक बार तुझसे पूछ लूँ। अच्छा ये छोड़, मैं यहाँ तेरे ऑफिस के पास ये कॉफी शॉप पर आया हूँ, क्या तू यहाँ मुझसे मिलने आ सकती है? तुझसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। काव्या अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखते हुए कहती है, अच्छा तो 10 मिनट रुक, मैं आती हूँ। ओके, मैं तेरा यहीं वेट कर रहा हूँ। काव्या फोन रख देती है, पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि मोहित ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट बात करना चाहता है जिसके लिए उसको यहाँ आना पड़ा। काव्या कॉफी शॉप पहुँचती है तो मोहित काव्या को सामने ही बैठा दिख जाता है, पर वो यहाँ अकेला नहीं था, बल्कि उसके सामने एक लड़की भी बैठी थी। पर काव्या की तरफ पीठ होने की वजह से वो उसका चेहरा नहीं देख पा रही थी। काव्या मोहित के टेबल के पास पहुंचती है तो मोहित काव्या को हक करते हुए कहता है, क्या यार, कहाँ थी तू? कब से तेरा वेट कर रहा हूँ। 10 मिनट का बोलकर 20 मिनट में आ रही है। सॉरी, वो मैं एक फाइल देखने लग गई थी तो टाइम का पता नहीं चला। चल कोई नहीं, तू आ गई मेरे लिए वही बहुत है। अच्छा तुझे किसी से मिलवाना है? मोहित खुश होते हुए कहता है। किससे? मोहित सामने बैठी लड़की की तरफ काव्या को घुमाते हुए कहता है, इनसे भी लो, ये है पूजा। पूजा मुस्कुराते हुए काव्या के गले लगते हुए कहती है, हाय काव्या, कैसी हैं आप? काव्या को समझ नहीं आता कि ये लड़की उसको कैसे जानती है, क्योंकि उसने तो आज से पहले उसको तो कभी भी नहीं देखा था, ना कभी पहले काव्या उससे मिली थी। हेलो, पर मैं तो आपसे कभी नहीं मिली, तो आप मुझको कैसे जानती हैं? काव्या के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, आप मुझे नहीं जानती, पर मैं तो आपको देखते ही पहचान गई थी कि आप ही काव्या हैं, क्योंकि जितना मैंने आपके और राधिका के बारे में मोहित के मुंह से सुना है, शायद इतना तो मोहित ने मुझे अपने बारे में भी नहीं बताया है। आप राधिका को भी जानते हैं? पर कैसे? काव्या हैरान होते हुए कहती है कि तभी पीछे से मोहित हंसते हुए कहता है, अरे ये मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है, तो मेरे सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में तो जानेगी ही ना। क्या? और तो ये मुझे अब बता रहा है? काव्या खुशी से उछलते हुए कहती है। काव्या को बच्चों की तरह खुशी से उछलते हुए देखकर मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, काव्या तुझे ऐसे देखकर कौन कहेगा कि तू इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है? काव्या अपनी भौहें सिकुड़ते हुए कहती है, क्यों, कहाँ लिखा है कि अगर आप किसी कंपनी के सीईओ हो तो आपको खुश होने का हक नहीं है? बिल्कुल, आपको खुश रहने का हक है काव्या जी, पर क्या आप हम जैसे तुच्छ लोगों के साथ बैठकर खुशियां मना सकती हैं, या हमको भी आपके साथ खड़े ही रहना होगा? मोहित मजाकिया लहजे में बोलता है। काव्या भी हंसते हुए कहती है, नहीं नहीं बालक, हम आपको भी अपने साथ बैठकर बातें करने का हक देंगे। फिर तीनों हंसते हुए चेयर्स पर बैठ जाते हैं और काव्या पूजा के पास बैठते हुए कहती है, पूजा आपसे एक बात पूछूं? हम तो कभी पहले मिले भी नहीं, तो आपने मुझको इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? एक कंडीशन पर बताऊंगी कि तुम मुझसे ये आप करके बात नहीं करोगी, बल्कि जैसे तुम मोहित से बात करती हो बिल्कुल वैसे ही मुझसे भी बातें करोगी, क्योंकि मेरा तो सिर्फ तुमसे मिलना बाकी था, वरना तुमको जान तो मैं बहुत पहले से ही चुकी थी। क्योंकि मोहित की बातों में सिर्फ 2 ही लोग होते थे,
कली और राधिका। पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, इसने तुमको भी मेरा इनाम बता दिया। वैसे पूजा, तुम इतनी क्यूट एंड स्वीट हो तो तुमने इस डफर को कैसे पसंद कर लिया? तुमको तो कोई भी हैंडसम लड़का मिल सकता था। काव्या मोहित को छेड़ते हुए कहती है। मोहित चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो मैं डफर हूँ, और तू तू क्या कहीं की क्वीन विक्टोरिया है? कहकर मोहित मुंह फुलाकर बैठ जाता है। मोहित को इस तरह मुंह फुलाते देख काव्या और पूजा दोनों हंसने लगती हैं। काव्या हंसते हुए कहती है, मोहित, पहले तो तू सिर्फ डफर था, पर अब तो तू ऐसे बंदर भी लग रहा है। और तेरी ये बात बात पर मुंह फुलाने वाली आदत गई नहीं ना? तुमको पता है पूजा, जब भी मैं और राधिका इसकी कोई बात नहीं मानते थे, या जब कभी कुछ इसके मन का नहीं होता था ना, तब ये ऐसे ही बंदर बनकर बैठ जाता था। अच्छा ये छोड़ो, तुमको इसका एक सीक्रेट बताती हूँ। काव्या सीक्रेट पर थोड़ा जोर देकर बोलती है। मोहित काव्या को तिरछी नजर से देखने लगता है। मोहित की इस हरकत पर काव्या को हंसी आ जाती है। पूजा, जैसे इसने मेरे और राधिका के बारे में तुमको सब कुछ बताया है, वैसे ही मैं भी तुमको इसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब कान्हा जी ने मेरे मम्मी पापा को अपने पास बुला लिया था, तो मैं उनसे बहुत नाराज रहती थी कि उन्होंने मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया। पर तभी उन्होंने मेरी लाइफ में 2 एंजल्स को भेजा। वो थे राधिका और ये डफर, जो मेरी जिंदगी में हंसी बनकर आए। मैं इन दोनों से अपनी हर प्रॉब्लम शेयर करती थी, और ये दोनों अपने अतरंगी तरीके से मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी कर देते थे। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ इसका एक और काम भी था। वो था मुझसे लड़ना और मुझे कली कली बोलकर चिढ़ाना। और सच बताऊं तो ये नाम इसके मुंह से सुनकर मैं चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हूँ, पर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ ही जाती थी। पर फिर ये यहाँ से चला गया और फिर हमारा मिलना भी बहुत कम हो गया। हाँ, पर ये मुझे परेशान करने और मुझसे लड़ने के लिए मुझे फोन जरूर करता था। कहकर काव्या मुस्कुराने लगती है और अपने बचपन की मीठी यादों को याद करके काव्या की पलकें भीग गई। तुमको पता है पूजा, मुझसे जब भी ये फोन पर बात करता तो सिर्फ या तो मुझको परेशान करता या सिर्फ लड़ता, क्योंकि इसको पता था कि इसके चिढ़ाने से या मुझे परेशान करने से मैं अपनी परेशानी भूल जाऊंगी, क्योंकि मेरी हर परेशानी तो ये राधिका से पहले ही पूछ लेता था। एक और बात बताती हूँ, मेरे हर बर्थडे पर, हर फ्रेंडशिप डे पर मुझे एक तोहफा मिलता, और तोहफे में हमेशा वही चीज़ रहती थी जो या तो मैं कभी बचपन से लेना चाहती थी या मैंने कभी हाल ही में राधिका को बताई होती थी। पर इस डफर को ये नहीं पता था कि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि वो सब गिफ्ट मुझे ये डफर ही भेजता था। पूजा, ये ऐसा ही है, कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, पर इसके जितना साफ दिल वाला लाइफ पार्टनर शायद ही तुमको मिल पाए, क्योंकि ये जितना अच्छा दोस्त है, मैं गारंटी लेती हूँ कि उससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर साबित होगा। पूजा बहुत ध्यान से काव्या की बातें सुन रही थी। फिर पूजा काव्या का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, काव्या, मुझे मोहित ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया था, और उन बातों से मैंने तुम्हारी एक इमेज बनाई थी, पर तुम उस इमेज से बिल्कुल उल्टे हो। मोहित की बातों से मैंने तुमको सिर्फ एक एज ए पर्सन जाना था कि तुम कितनी अच्छी हो, पर आज तुमसे मिलकर जाना कि तुम खुद जितनी प्यारी हो, उससे भी ज्यादा प्यारा तुम्हारा दिल है। तुम एक प्योर सोल हो काव्या। इतना कहते हुए पूजा की पलकें भीग गई थी। मोहित झूठा गुस्सा करते हुए कहता है, यहाँ मैं खुशियाँ बांटने आया था और तुम दोनों का रोना चालू हो गया। तुम दोनों को मिलवा कर ही मैंने गलती कर दी। तुम दोनों ही एक जैसी हो, रोंदू। काव्या चिढ़ते हुए कहती है, अगर हम रोंदू हैं तो तू सबसे बड़ा कंजूस है। कब से हम यहाँ बैठे हैं, पर अभी तक तूने हमारे खाने के लिए कुछ मंगवाया, और ये आंसू तो भूख है, तो अब तो कम से कम कुछ खिला दे, कंजूस। मोहित हंसते हुए कहता है, अच्छा मतलब अब सारा इल्जाम मुझ पर डाल दो तुम। तुम्हारी बातें खत्म होती तो मैं कुछ मंगवाता ना। तुम दोनों की बातें तो ऐसे चल रही थी जैसे पता नहीं कितने जन्मों के बाद आज मिल रहे हो। इतनी बात तो तुम मुझसे भी नहीं करती जितनी आज पहली बार मिलकर तू पूजा से कर रही है। काव्या कुछ बोलती, पर उससे पहले पूजा दोनों को रोकते हुए कहती है, बस करो तुम दोनों, कितना लड़ोगे अब कुछ खा लेते हैं, वरना फिर से आंसू निकलने लगेंगे आंखों से। पूजा की बात सुनकर मोहित और काव्या दोनों हंसने लगते हैं। फिर मोहित तीनों के लिए कॉफी और पेस्ट्रीज मंगवाता है। मोहित काव्या के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, काव्या, तुझे पता है तुझे सब अच्छे क्यों लगते हैं? क्योंकि तेरे पास किसी में बुराई देखने वाली नजर ही नहीं है, जिसका लोग फायदा उठाते हैं। पर कभी भी तुझको हमारी जरूरत हो तो मैं और पूजा हमेशा तेरे साथ हैं।
तो बस हमेशा अपना ध्यान रखना, क्योंकि तेरे जैसे लोग मिलना अब थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए तुझे कभी भी हमारी जरूरत हो, हम हमेशा तेरे साथ हैं। काव्या भी मोहित के हाथ पर हाथ रखते हुए कहती है, थैंक यू मोहित, तूने मेरे बारे में इतना सोचा, पर अब तुझे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मेरे साथ देव हैं जो मुझको हर तकलीफ से दूर रखते हैं। तू अभी बस अपने और पूजा के बारे में सोच। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ काव्या, मुझे पता है तेरा देव बहुत अच्छा है और मुझे विश्वास है वो तेरा पूरा ख्याल रखेगा और एक अच्छा जीवन साथी भी साबित होगा। काव्या हैरान होते हुए कहती है, पर तू इतना सब कुछ कैसे जानता है देव के बारे में? तू तो मिला भी नहीं है उनसे कभी। तब तक तीनों की कॉफी आ जाती है। मोहित काव्या को कॉफी का कप पास करते हुए कहता है, हाँ मिला नहीं हूँ तेरे देव से, फिर भी इतना सब कुछ कैसे जानता हूँ ये कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी तू सिर्फ कॉफी पी, और तुझे हमारी दोस्ती की कसम है अगर तूने इससे आगे कुछ भी पूछा तो। अब काव्या चाह कर भी कुछ नहीं पूछ सकती थी। काव्या चुपचाप कॉफी पीने लगती है। मोहित, अरे हाँ काव्या, तुझको मैं एक बात बताना तो भूल ही गया कि मैं कल बुआ को लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि मॉम डैड चाहते हैं कि बुआ कुछ दिन उनके पास आकर रहे। और वैसे भी राधिका की शादी के बाद बुआ बहुत अकेली हो गई है। मॉम डैड के साथ रहेगी तो उनका भी मन लग जाएगा। काव्या, हाँ ये ठीक है, यहाँ से बाहर निकलेंगी तो उनको भी फ्रेश फील होगा और आंटी की तबीयत में भी सुधार हो जाएगा। अच्छा तूने मुझे सब कुछ बताया, पर ये नहीं बताया कि तुम्हारी ये लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। मोहित मुस्कुराते हुए कहता है, तूने मुझसे पूछा? तूने पूछा नहीं इसीलिए मैंने बताया भी नहीं। अब तो पूछ रही है तो बताता हूँ। जब मैं यहाँ से दिल्ली गया तो वहाँ मैंने एक NGO ज्वाइन कर लिया और वहीं मुझको पूजा मिली और फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर दोस्ती प्यार में बदली और अब शादी। और मैंने तुझे उस दिन बताया था ना कि मैं पहाड़ों के बीच एक आशियाना बनाना चाहता हूँ, तो वो आशियाना हम दोनों का ही सपना है। और अब हमने सोचा है कि शादी के बाद हम वहाँ खुद का NGO खोलेंगे। बस अभी तो यही प्लान है हमारा, पर इसकी जिद थी कि एक बार तुमसे मिलना चाहती है, तो इसीलिए आज पूजा खास यहाँ तुमसे मिलने आई है। काव्या, तुम दोनों बहुत नेक काम करने जा रहे हो। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करे और तुम्हारा ये साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। तुम दोनों बस इसी तरह खुश रहो। अच्छा मोहित, अब मुझे चलना होगा, मुझे काफी लेट भी हो गया है, पर अपनी शादी में बुलाना मत भूलना मुझे। पूजा मुस्कुराते हुए, तुमको तो चाह कर भी नहीं भूल सकते हम काव्या, पर हम एक शर्त पर तुमको बुलाएंगे कि तुम अपने देव को भी अपने साथ लाओगी, क्योंकि हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है वो लक्की पर्सन जिसको तुम जैसी प्यारी लड़की अपनी लाइफ पार्टनर बना रही है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल, अपने देव के बिना तो मैं वैसे भी नहीं आऊंगी, और देखना तुमको भी उनसे मिलकर बहुत खुशी होगी और मेरे फैसले पर गर्व। पर अभी मैं चलती हूँ, वरना तुम्हारी शादी वाले दिन मैं आज का पेंडिंग काम कर रही होंगी। पूजा और मोहित काव्या की बात सुनकर हंसने लगते हैं। फिर काव्या दोनों से गले मिलकर वहाँ से निकल जाती है। आज काव्या बहुत खुश थी, क्योंकि उसने दोनों दोस्त अपनी अपनी लाइफ में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। काव्या वापस ऑफिस पहुंच जाती है। काव्या किसी फाइल में बिजी थी कि तभी राखी यानी काव्या की सेक्रेटरी काव्या की कैबिन आती है। गुड इवनिंग मैम। वो मैम, इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। वैसे मैंने ये फाइल चेक कर ली है, पर फिर भी आप एक बार देख लीजिए और इस पर साइन कर दीजिए। काव्या फाइल खोलकर देखते हुए कहती है, पर राखी, इस पर मैं साइन कैसे कर सकती हूँ? ये तो महेश सर का प्रोजेक्ट है और इसमें तो उनके ही साइन चाहिए होंगे। हाँ मैम, ये महेश सर का ही प्रोजेक्ट है और इसमें साइन भी उनके ही चाहिए थे, पर मैम आज सर ऑफिस नहीं आए हैं ना, और ना ही सर का फ़ोन लग रहा है। मैम, इस फाइल का कल तक सबमिट होना बहुत ज़रूरी है और बिना साइन के हम ये फाइल सबमिट नहीं कर सकते, और ये फाइल हम किसी के हाथ सर के घर भी भेज नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ पेपर कॉन्फिडेंशियल्स भी हैं। अच्छा रुको, मैं सर का फ़ोन ट्राई करके देखती हूँ। काव्या महेश जी को फ़ोन करती है, पर उनका फ़ोन अभी भी नहीं लग रहा था। राखी, महेश सर का फोन तो अभी भी नहीं लग रहा है। अच्छा तुम एक काम करो, तुम ये फाइल यहीं छोड़ दो, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। राखी वो फाइल वहीं छोड़कर काव्या के कैबिन से बाहर चली जाती है। काव्या महेश जी को फिर से कॉल करती है, पर अभी भी उनका फोन नहीं लगता। अब काव्या को चिंता होने लगती है, तो काव्या सरिता जी को कॉल करती है। प्रणाम माँ, कैसी हैं आप? काव्या की आवाज सुनकर सरिता जी खुश होते हुए कहती है, खुश रहो बेटा, मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? और लगता है माँ को तो भूल ही गई हो तुम। माँ की याद नहीं आती क्या? कैसी बात कर रहे हो माँ आप? कभी कोई बेटी अपनी माँ को भूल सकती है क्या?
भूली नहीं तो मिलने क्यों नहीं आती हो फिर माँ से? आजकल काम बहुत बढ़ गया है माँ, जैसे ही फुर्सत मिलेगी सबसे पहले आपसे मिलने आऊंगी। वैसे माँ पापा कहाँ हैं? उनको काफ़ी देर से फ़ोन कर रही हूँ, पापा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। महेश जी तो यहाँ नहीं है बेटा, वो कल हमारे किसी रिलेटिव की तबीयत खराब हो गई थी तो महेश जी उनको देखने गए हैं और वहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, शायद इसीलिए उनका फ़ोन नहीं लग रहा होगा। क्यों, कुछ काम था क्या? ओह अच्छा, हाँ माँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है, उसमें पापा के आज ही साइन चाहिए क्योंकि वो फाइल हमको कल तक सबमिट करनी है। तो पापा कब तक आ जाएंगे घर? वहाँ से तो वो निकल गए हैं, शायद थोड़ी देर में पहुँचने भी वाले होंगे। तुम एक काम करो, फाइल किसी के हाथ घर भेज दो, महेश जी साइन करके कल ऑफिस भेज देंगे। नहीं माँ, ऐसे किसी के भी हाथ फाइल नहीं भेज सकते क्योंकि उसमें कुछ पेपर्स कॉन्फिडेंशियल भी हैं। सरिता जी कुछ सोचकर बोलती है, अगर पेपर्स कॉन्फिडेंशियल है तो वो फाइल तुम ही लेकर आ जाओ, फाइल साइन भी हो जाएगी और मैं तुमसे मिल भी लूंगी। पर माँ, क्यों, माँ से मिलने का मन नहीं हो रहा है क्या? नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है मैं खुद ही फाइल लेकर आ जाऊंगी। काव्या का ये जवाब सुनकर सरिता जी खुश हो जाती हैं। काव्या भी फोन रख देती है और राखी को ऑफिस में सब देखने को बोलकर वो फाइल लेकर ऑफिस से निकल जाती है। थोड़ी देर में काव्या देव के घर पहुंच जाती है। सरिता जी काव्या का ही इंतजार कर रही थी। काव्या सरिता जी के पैर छूती है तो सरिता जी काव्या को आशीर्वाद देकर गले लगा लेती हैं और काव्या को बैठने के लिए बोलकर काव्या के लिए चाय बनाने चली जाती हैं। मल्होत्रा मेंशन में सर्वेंट्स की कमी नहीं थी, पर सरिता जी को अपने बच्चों के लिए सब कुछ खुद ही करना पसंद था क्योंकि उनका प्यार था अपने बच्चों के लिए। सरिता जी चाय बनाने किचन में चली जाती हैं, पर काव्या की नजरें तो किसी को ढूंढ रही थी कि क्या पता जिसको वो हमेशा अपने सामने देखना चाहती हैं आज उसकी एक झलक ही मिल जाए। पर देव के रूम का दरवाजा बंद था तो काव्या को देव की झलक पाना भी मुश्किल लग रहा था। काव्या अपने बैग से नोटपैड निकालती है और उसमें कुछ लिखकर उस पेज को फाड़कर फोल्ड करके अपने पास रख लेती है। सरिता जी काव्या के लिए चाय बनाकर ले आती हैं और काव्या को चाय देते हुए कहती हैं, काव्या सलोनी कैसी है? सलोनी भी अच्छी है माँ। फिर काव्या सरिता जी को फाइल देते हुए कहती है, माँ पापा जैसे ही आए आप उनको ये फाइल दे देना और अगर कल पापा ऑफिस ना आ रहे हों तो आप मुझे बता देना, मैं ये फाइल सुबह यहाँ से लेते हुए ऑफिस चली जाऊंगी। सरिता जी मुस्कुराते हुए कहती है, अब तो कल अगर महेश जी ऑफिस आ भी रहे होंगे ना तो भी मैं उनको मना कर दूंगी क्योंकि इससे मैं कल भी अपनी बेटी से मिल पाऊंगी। सरिता जी की बात सुनकर काव्या हंसने लगती है और अपनी चाय खत्म करते हुए कहती है, अच्छा माँ मैं अब चलती हूँ, सलोनी भी घर पहुँचकर मेरा वेट कर रही होगी। अभी तो तुम आई हो और अभी जाना भी है और देव से मिले बिना ही चली जाओगी? देव का नाम सुनते ही काव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। काव्या हंसते हुए कहती है, आज तो मैं अपनी माँ से मिलने आई थी, देव से फिर कभी मिल लूंगी, अभी उनको अपनी पढ़ाई करने देते हैं। फिर काव्या अपने बैग से वही लेटर जो उसने अभी लिखा था सरिता जी को देते हुए कहती है, माँ आप अभी देव को सिर्फ ये दे देना। कहकर काव्या सरिता जी के पैर छूती है और जाने की इजाजत मांगती है। अभी तो जाने दे रही हूँ, पर जिस दिन बहू बनकर आओगी ना उस दिन के बाद कहीं नहीं जाने दूंगी। सरिता जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बिल्कुल माँ, फिर तो मैं खुद आप सबको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। काव्या भी मुस्कुराते हुए कहती है। सरिता जी काव्या को बाहर तक छोड़ने आती हैं। काव्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और सरिता जी को बाय बोलकर निकल जाती है कि तभी देव अपनी बालकनी में आता है तो उसको एक स्कूटी अपने घर से बाहर निकलते हुए दिखती है। वो उसकी नंबर प्लेट देखता है तो वो पहचान जाता है कि वो काव्या की स्कूटी थी। वो दौड़कर नीचे आता है तो सरिता जी अभी भी गेट पर ही खड़ी थी। देव उनके पास आकर कहता है, माँ यहाँ अभी काव्या आई थी क्या? हाँ आई थी, पर अभी चली गई। चली गई? वो भी मुझसे मिले भी ना? हाँ तो मेरी बेटी आज सिर्फ मुझसे मिलने आई थी, तुझसे मिलने का मन नहीं था उसका आज, तो इसीलिए तुझसे मिले बिना ही चली गई। अच्छा, तो मैं भी तो आपका बेटा हूँ और उसका भी तो कुछ हूँ ना मैं, फिर भी वो मुझसे मिले बिना ही चली गई? देव उदास होते हुए कहता है। सरिता जी हंसते हुए कहती हैं, अरे तुझको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी वो, इसीलिए नहीं मिली तुझसे, पर तेरे लिए कुछ देकर जरूर गई है। क्या देकर गई है माँ? देव खुश होते हुए कहता है। सरिता जी काव्या का दिया हुआ लेटर देव को देकर अंदर चली जाती हैं। देव काव्या का दिया हुआ लेटर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वाह रानी साहिबा, आपका भी जवाब नहीं,
मुझसे मिली नहीं, पर इस लेटर के जरिए अपना एहसास जरूर छोड़ गई। देव वो लेटर लेकर अपने रूम में चला जाता है। देव को खुश देखकर सरिता जी भी बहुत खुश थी। वो भगवान से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश रहें। काव्या के घर से थोड़ा दूर अपने आप ही काव्या की स्कूटी बंद हो जाती है। वो नीचे उतरकर देखती है तो उसकी स्कूटी का टायर पंचर हो गया था। वो रोड भी सुनसान थी और आसपास कोई पंचर की दुकान भी नहीं थी। तो काव्या स्कूटी खींचकर ही ले जाने लगती है, क्योंकि उसका घर भी ज्यादा दूर नहीं था कि तभी उसको अपने पीछे किसी की परछाई दिखाई देती है। काव्या झटके से पलटकर देखती है तो पीछे कोई नहीं था। वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगती है, पर उसको फिर लगता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही है वो परछाई भी उसके साथ ही चल रही थी, पर पीछे देखने पर कोई नहीं था। काव्या को डर के कारण पसीने आने लगते हैं। वो जैसे तैसे करके घर पहुंचती है और स्कूटी खड़ी करके जल्दी से अंदर चली जाती है। काव्या पसीने से लथपथ बुरी तरह से हाफ रही थी। सलोनी काव्या को ऐसे देखकर डर जाती है और जल्दी से काव्या को पानी लाकर देती है। दी, आप ठीक तो हो? और आप इतना हाफ क्यों रहे हो? काव्या एक ही सांस में पानी का पूरा ग्लास खत्म कर देती है और एक गहरी सांस लेती है। फिर सलोनी को परेशान देखकर बोलती है, मैं ठीक हूँ सलोनी। वो स्कूटी रास्ते में पंचर हो गई थी तो स्कूटी खींचते खींचते हुए लानी पड़ी, इसीलिए मेरी ऐसी हालत हो गई। तू फालतू में परेशान हो रही है। काव्या सलोनी से परछाई वाली बात छुपा लेती है। अच्छा, मैं तो डर ही गई थी दी आपको ऐसे देखकर। आप एक काम करो, आप चेंज कर लो, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना देती हूँ। काव्या सलोनी के गाल को सहलाकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, मैं चेंज करके आती हूँ। काव्या अपने रूम में चली जाती है, पर वो परछाई अभी भी उसकी आंखों के सामने ही घूम रही थी, पर काव्या उसको सिर्फ अपना एक वहम मान रही थी। वहीं देव काव्या का दिया हुआ लेटर पढ़ना शुरू करता है। हेलो मिस्टर अकड़ू, कैसे हैं आप? वैसे मुझे पता है आप ठीक होंगे, क्योंकि कान्हा जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो गया और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। पर आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो मैं आपको मैसेज करके भी बोल सकती थी। हाँ, बोल तो सकती थी, पर तब मुझे ये पता नहीं चल पाता कि आपने मेरी मैसेज पढ़ा है या नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अभी तो आपका फोन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं होगा। और आज जब आपका बंद दरवाजा देखा तो मुझे अपनी इस बात पर पूरा यकीन भी हो गया। पापा को फाइल देने के लिए माँ ने मुझे जब अपने घर बुलाया तो मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई थी कि क्या पता आपको देख पाऊँ, पर आपका बंद दरवाजा देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। बहुत हिम्मत करके खुद को रोक रखा था, पर फिर सोचा कि काव्या खुद वादा करके खुद ही तोड़ रही है, तो फिर आपको ये लेटर लिखा। पर अब ज़्यादा समय नहीं लूँगी आपका, पर हाँ, पढ़ने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है आपको। कहीं अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। और हाँ, जो भी अभी मुस्कुराहट है ना आपके चेहरे पर, इसको हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। बहुत कीमती है आपकी ये मुस्कुराहट। ऑल द बेस्ट एंड आई लव यू देव, एवर एंड फॉर एवर। आपकी और सिर्फ आपकी काव्या। देव के होठों पर सच में एक प्यारी सी मुस्कान थी। देव उस लेटर को अपने होठों से छूकर अपने सीने से लगाते हुए कहता है, आई मिस यू एंड आई लव यू टू रानी साहिबा। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। धीरे धीरे जहां देव के इंटरव्यू का समय नजदीक आ रहा था, वहीं दूसरी ओर काव्या जिसको अपना वहम मान रही थी, वो वहम अब उसका डर बनता जा रहा था। अब हर जगह उसको ऐसा ही लगता था जैसे हर वक्त कोई है जो उसको ही देख रहा है, उसका ही पीछा कर रहा है, पर वो है कौन ये वो नहीं जान पा रही थी। वो पुलिस कंप्लेन करने का फैसला लेती है, पर कंप्लेन करने के लिए उसके पास कोई सबूत नहीं था, क्योंकि आज तक उसने किसी को अपना पीछा करते हुए देखा ही नहीं था। बस एक साया था जो काव्या को लगता था कि हमेशा उसका पीछा करता रहता है। अब तो उसे घर से बाहर निकलने में भी डर लगने लगा था। पहले राधिका थी जिसको वो अपनी हर प्रॉब्लम बता देती थी, पर अब वो भी उससे दूर थी। ये नहीं था कि राधिका से बात नहीं होती थी। काव्या और राधिका की फोन पर रोज बातें होती थी, पर काव्या राधिका को कुछ भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी और देव को वो खुद कुछ बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि देव अभी अपनी इंटरव्यू के प्रिपरेशन में बिजी था। पर काव्या की सबसे बड़ी यही गलती थी कि वो किसी को इस बारे में कुछ बता नहीं रही थी और इसी का फायदा कोई और उठा रहा था। अब काव्या का ऑफिस के काम में भी मन नहीं लगता था। वो एक डर के साए में जीने लगी थी। आजकल काव्या ऑफिस से ही जल्दी ही निकल जाती थी, जिससे वो उजाले में ही घर पहुंच जाए। काव्या घर पहुंचती है तो सलोनी अपने स्कूल का प्रोजेक्ट पूरा करने में बिजी थी। काव्या सलोनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, कैसे चल रही है तेरी पढ़ाई सलोनी?
सॉरी, तुझको मैं आजकल बिल्कुल भी वक्त नहीं दे पा रही हूँ ना। क्या दिया आप भी, जैसे मुझे पता नहीं है कि आपको अपने काम से कितना प्यार है। और अब तो आप सीईओ बन गए हो, तो आपका काम भी तो बढ़ गया होगा ना, इसीलिए आप मुझको टाइम नहीं दे पा रहे हो। मेरी छोटी सी सलोनी इतनी बड़ी हो गई कि अपनी दी को इतना अच्छे से समझने लग गई है। कहते हुए काव्या की आंखें भर जाती है। सलोनी काव्या के गले लगते हुए कहती है, अब मेरी दी है ही इतनी अच्छी कि कोई बेवकूफ ही होगा जो उनको नहीं समझेगा। काव्या सलोनी के गाल खींचते हुए कहती है, बातें बनाना तो कोई तुझसे सीखे। कल संडे है तो कल का पूरा दिन सिर्फ तेरे लिए। सलोनी काव्या के सामने अपना हाथ रखते हुए कहती है, पक्का ना दी, कल आप अपनी बात से मुकर कर ऑफिस का काम करने मत लग जाना। काव्या सलोनी को प्रॉमिस करती है कि कल का पूरा दिन वो उसके साथ ही बिताएगी। सलोनी खुशी से उछलते हुए काव्या के गले लग जाती है। काव्या भी उसको गले लगा लेती है। फिर काव्या उसको अपना काम करने के लिए बोलकर अपने रूम में फ्रेश होने चली जाती हैं। दोनों बहनें खाना खाकर अपने अपने रूम में सोने चले जाती हैं। आधी रात हो रही थी और काव्या भी गहरी नींद में थी कि तभी उसको अपने चेहरे पर किसी की उंगलियां महसूस होती हैं। काव्या झटके से उठ जाती है और अपने चारों तरफ देखने लगती है, पर वहां पर कोई नहीं था। डर के मारे काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, जिसका पता उसकी जोर जोर से आती सांसों की आवाज से चल रहा था। काव्या अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर आवाज लगाती है, कौन है यहाँ? जो भी है सामने आओ। 2-3 बार आवाज लगाने के बाद भी जब कोई आवाज नहीं आती तो काव्या बिस्तर से नीचे उतरकर अपने रूम का दरवाजा चेक करती है। दरवाजा बंद था। काव्या डरते डरते अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर वहां लगा पर्दा झटके से हटाती है, पर वहां भी कोई नहीं था। काव्या का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो एक बार फिर आवाज लगाती है, कौन है यहाँ? बाहर आओ, मुझे पता है तुम जो भी हो यहीं पर हो। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? सामने आओ। काव्या जोर से बोलती है, पर अभी भी कोई आवाज नहीं आती। काव्या जल्दी जल्दी अपने रूम की खुली हुई खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और अपने कमरे के सारे पर्दे लगा लेती है। डर की वजह से काव्या अपना मुंह तक कंबल ओढ़ कर लेट जाती है, पर अब नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन घड़ी का अलार्म बजता है तो काव्या चौंक कर उठ जाती है और अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि कल ढंग से ना सोने की वजह से उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था। काव्या उठती है और नहाकर नीचे आ जाती है। मंदिर में दिया जलाकर काव्या किचन में अपने लिए कॉफी बनाने चली जाती है। आज संडे था तो सलोनी देर से सोकर उठती है। काव्या अपने लिए कॉफी बनाने के लिए दूध गैस पर रख देती है, पर कल रात हुए वाक्य को लेकर वो अभी भी डरी हुई थी और वही सब सोचते हुए उसे याद ही नहीं रहता कि उसने दूध गैस पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से सारा दूध सूख जाता है। काव्या का ध्यान तब गैस पर जाता है जब उसको कुछ जलने की स्मेल आती है, क्योंकि गैस पर रखा बर्तन पूरी तरह जल गया था और काव्या जल्दबाजी में गर्म बर्तन को अपने हाथ से उठा लेती है और उसको छूते ही काव्या की चीख निकल आती है, क्योंकि बर्तन बहुत गर्म था। काव्या के दोनों हाथ की उंगलियों में फफोले पड़ जाते हैं। वो जल्दी से अपना हाथ सिंक के नल के नीचे लगा लेती है। काव्या की चीख सुनकर सलोनी की भी आंखें खुल जाती हैं और वो दौड़ते हुए बाहर आती है तो काव्या किचन में सिंक के नल के नीचे अपना हाथ लगाकर खड़ी होती है। जलन के कारण काव्या के आंखों में आंसू बह रहे थे। सलोनी काव्या का हाथ देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके हाथों में बहुत ज्यादा फफोले पड़ गए थे। सलोनी जल्दी से एक बाउल में फ्रिज से बर्फ निकाल कर लाती है और उसमें काव्या का हाथ डालते हुए कहती है, दी आपका इतना हाथ कैसे जल गया? और हाथों में तो फफोले पड़ गए हैं। चलो हम जल्दी से डॉक्टर के पास चलते हैं। आपको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? सलोनी घबराते हुए कहती है। तो घबरा मत सलोनी, मैं ठीक हूँ। वो कॉफी बना रही थी तो गलती से गर्म बर्तन पकड़ लिया तो थोड़ा सा जल गया। अब बर्फ में हाथ डाल लिया है ना तो अब ठीक है। हाँ वो तो दिख रहा है दी कि आपको कितना कम जला है। दर्द के कारण आंखों से आंसू तो रुक नहीं रहे हैं और कह रहे हो कि आपको दर्द नहीं हो रहा है। आप चलो हम अभी डॉक्टर के पास जाएंगे। और दी आप ऐसे कैसे काम कर रहे थे जो आपने इतना हाथ जला लिया? सलोनी काव्या के हाथ में अच्छे से बर्फ लगाते हुए कहती है, अच्छा सॉरी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। और डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? वो भी तो सिर्फ ऑइंटमेंट ही लगाएगा और वो तो हमारे पास भी है और वो तो तू भी लगा देगी, तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? डॉक्टर के पास ले जाने से अच्छा है तू ही लगा देना प्लीज। काव्या मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहती है। अच्छा ठीक है दी, अब ज्यादा इमोशनल ब्लैकमेल मत करो।
आओ यहाँ सोफे पर बैठो, मैं ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। सलोनी काव्या को सोफे पर बैठाकर फर्स्ट एड बॉक्स से ऑइंटमेंट लेकर आती है और काव्या के हाथों में लगाने लगती है। दवा लगवाते हुए काव्या को बहुत जल रहा था, पर उसके मुंह से एक आह भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो सलोनी को परेशान नहीं करना चाहती थी। दी, आप मुझे नौटंकी कहते हो, पर मुझसे ज्यादा नाटक तो आप करते हो। सलोनी काव्या के हाथों में दवाई लगाते हुए कहती है। अच्छा जी, मैंने क्या नाटक किया, मुझे भी तो बताना जरा। काव्या हंसते हुए कहती है, यही अपना दर्द छुपाने का। आपको दवा लगवाते हुए दर्द हो रहा है, पर आप इस दर्द को जाहिर होने नहीं दे रहे हो, जिससे कि मुझे तकलीफ ना हो। मैं सही कह रही हूँ ना दी? सलोनी की आंखों में आंसू थे। पागल, तू रो क्यों रही है? मैं ठीक हूँ, और जब मेरा इतना ख्याल रखने वाली बहन इतने प्यार से दवा लगा रही है तो मुझे दर्द कैसे हो सकता है? और अब रो मत, क्योंकि मेरे हाथों में चोट लगी है तो मैं तेरे आंसू भी नहीं पहुँच सकती। और जो रोते हुए तेरी नाक लाल हो जाती है ना, तो बिल्कुल बंदरिया जैसे लगने लगती है। काव्या हंसते हुए कहती है। काव्या की बात सुनकर सलोनी भी हंसने लगती है। अच्छा दी, आप यहाँ आराम से बैठो, आज घर का सारा काम मैं करूँगी, और हाँ, मैं आपको कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं बस 5 मिनट में नहाकर आती हूँ और फिर आपको अच्छी सी कॉफी और ब्रेकफास्ट कराऊंगी, और आप मुझे बिल्कुल मना नहीं करोगे, आपको मेरी कसम है। कहते हुए सलोनी अपने रूम में भाग जाती है। काव्या मुस्कुराते हुए कहती है, तुझे तो मैं कभी किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकती। और कान्हा जी, प्लीज इसके चेहरे की ये हंसी ऐसे ही बनाए रखना, प्लीज। देव सरिता जी की गोद में लेटा हुआ था और सरिता जी देव का सिर दबा रही थी कि तभी विक्की भी बाहर से आकर उनके पास आकर बैठ जाता है और देव से बिल्कुल सीरियस होकर कहता है, भाई शाम को तैयार रहना, हमको कहीं जाना है शाम को, और मैं ना नहीं सुनूंगा। विक्की को इस तरह बोलता देख सरिता जी और देव दोनों को हंसी आ जाती है और देव हंसते हुए कहता है, क्या हो गया भाई, आज कौन सी मूवी देख आया जो ऐसे बिहेव कर रहा है? मैं मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ भाई, हम शाम को चल रहे हैं, दैट्स फाइनल। और माँ, आप ही बताओ, 3 महीने में सिर्फ 3 या 4 बार भाई घर से बाहर निकले होंगे, वरना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। अरे माइंड को फ्रेश करने के लिए थोड़ा बाहर घूमना भी जरूरी है, और ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि 8 घंटे की नींद के साथ साथ फ्रेश एयर लेना भी बहुत जरूरी होता है, इससे माइंड फ्रेश होता है। और ये तो बस अपने कमरे को छोड़ते ही नहीं है। अब माइंड फ्रेश नहीं होगा तो इंटरव्यू कैसे क्रैक करेंगे, एक अच्छा आईएएस ऑफिसर कैसे बनेंगे? बताओ भाई, आपके पास कोई जवाब है इसका? देव और सरिता जी दोनों मुंह खोले विक्की को देख रहे थे, क्योंकि इतनी ज्ञान की बातें पहली बार विक्की के मुंह से सुनने को मिल रही थी। फिर दोनों अपना पेट पकड़कर हंसने लगते हैं। देव, क्या भाई, आज कहाँ से इतना सारा ज्ञान ले आया तुम? जो पर सरिता जी देव को बीच में टोकते हुए कहती हैं, पर देव, विक्की आज बिल्कुल सही कह रहा है, तू 3 महीने से घर पर ही है, तो आज थोड़ा बाहर होकर आ, थोड़ा फ्रेश फील करेगा, और ये जो तेरे सिर का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा। पर कुछ नहीं भाई, अब तो माँ ने भी कह दिया है, अब तो आपको चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं माने तो इसका मतलब आप माँ की बात नहीं मान रहे हो। विक्की शैतानी से मुस्कुराते हुए कहता है। देव मन ना होते हुए भी माँ की बात मानते हुए हाँ कर देता है। शाम हो जाती है। रात भर ना सोने की वजह से काव्या आज पूरे दिन सोती रहती है। शाम को जब सलोनी काव्या के लिए चाय लाती है, तब काव्या की आंख खुलती है। दी, अब आपका हाथ कैसा है? अब ठीक है पहले से, और अब तो दर्द भी कम है। तो ठीक है, फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हमको कहीं जाना है। कहीं जाना है? पर कहाँ? लेकिन मेरा कहीं जाने का बिल्कुल मन नहीं है, और मुझे नींद भी बहुत आ रही है, तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। काव्या अपने ऊपर कंबल ढकते हुए कहती है। सलोनी काव्या के ऊपर से कंबल खींचते हुए कहती है, क्या दी, आप दिन से सिर्फ सो रही हो, और कल आपने ही कहा था कि कल का पूरा दिन सिर्फ मेरा है, और फिर भी आप मेरी बात नहीं मान रहे हो। प्लीज दी, मेरा बाहर जाने का बहुत मन है, प्लीज चलो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, पर चलना कहाँ है? बस आप तैयार हो जाओ, आज मैं आपको अपने फेवरेट प्लेस लेकर जाऊंगी। अब आप जल्दी से तैयार हो जाओ, और अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो आप मुझे आवाज लगा देना। जो हुक्म दादी अम्मा, काव्या मुस्कुराते हुए कहती है। सलोनी तैयार होने अपने रूम में चली जाती है और काव्या भी तैयार होने लगती है। वहीं विक्की देव को लेकर बाहर निकल जाता है और एक जगह गाड़ी लाकर रोकता है। उस जगह को देखकर अब तक मुंह फुलाकर बैठे देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि उसकी फेवरेट जगह थी, यानी सनसेट पॉइंट, जहां आकर देव को बहुत शांति मिलती थी। विक्की देव के पीछे से आकर कहता है,
भाई तो ये है सनसेट पॉइंट, पर मैं यहाँ आपको आपके चांद से मिलवाने लाया हूँ। मतलब विक्की सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है, जहाँ से काव्या और सलोनी आ रहे थे। काव्या को देखते ही देव के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर जाती है। काव्या भी देव को यहाँ देखकर हैरान थी या खुश थी, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा था। विक्की मुस्कुराते हुए कहता है, भाई भाभी से मिलने से बड़ा माइंड फ्रेश आपके लिए क्या हो सकता है। देव विक्की को गले लगाते हुए कहता है, थैंक यू विक्की, थैंक यू सो मच। विक्की, भाई इस थैंक यू का हकदार सिर्फ मैं नहीं बल्कि कोई और भी है, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद भाभी को यहाँ लाना इम्पॉसिबल होता, और शायद मुझे पता है कि वो कौन है, और उसको भी थैंक यू मैं अभी कहूँगा। थैंक यू साली साहिबा। देव मुस्कुराते हुए सलोनी को गले लगाते हुए कहता है। विक्की, अच्छा अब ये थैंक यू वैंक यू बाद में बोल लेना, क्योंकि आप लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट है, आपको जो बात करनी है आप कर लो। तब तक मैं सलोनी को पूरा सनसेट पॉइंट दिखा कर लाता हूँ, तो चले सलोनी। सलोनी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल चलिए, और दी एंड जीजू एंजॉय योर डेट। काव्या तो देव को बस एक टक देखे जा रही थी, जैसे बहुत कुछ कहना चाहती हो, पर कहने के लिए उसके पास शब्द ही ना हो। देव मुस्कुराते हुए काव्या के पास आकर उसका हाथ अपने हाथों में लेता है तो काव्या की आह निकल जाती है। देव काव्या का हाथ सीधा करके देखता है तो काव्या के हाथ में पड़े फफोले देखकर घबरा जाता है। ये कैसे हुआ काव्या, तुम्हारा इतना हाथ कैसे जल गया? तुमने डॉक्टर को दिखाया नहीं ना? चलो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। कितना हाथ जला लिया है तुमने, देखो कितने फफोले पड़ गए हैं इसमें। देव एक सांस में सब कुछ बोले जा रहा था। काव्या उसको समझाने की कोशिश कर रही थी, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। काव्या देव को गले लगा लेती है और शांत करते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव भी काव्या को कसकर गले लगा लेता है, पर देव की आंखों में आंसू थे, क्योंकि काव्या का दर्द वो महसूस कर रहा था। तुम अपना ध्यान रखना कब सीखोगी काव्या? अब तुम्हारी तकलीफ सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बल्कि तुम्हारी तकलीफ से मुझको भी दर्द होता है। तो प्लीज अपने लिए ना सही मेरे लिए ही अपना ख्याल रख लिया करो प्लीज। आपको तकलीफ देने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती देव, काव्या भर्राए हुए गले से बोलती है। देव काव्या का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहता है, काव्या तुम परेशान लग रही हो और तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है। कुछ हुआ है ना जो तुम मुझसे छुपाना चाह रही हो? नहीं देव, ऐसा कुछ नहीं है। आज इतने दिनों बाद तुमसे मिली हूँ ना, तो इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गई। बस थोड़ा काम का स्ट्रेस है, इसीलिए आपको मेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा होगा। और मैं तुमसे कुछ छुपा सकती हूँ क्या? काव्या देव से झूठ बोल देती है। देव काव्या को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, राधिका बिल्कुल सही कहती है आपके बारे में रानी साहिबा। आपको काम के आगे कुछ नहीं दिखता, अपनी हेल्थ भी नहीं। पर अब जब तक आपका हाथ बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता, तब तक आप ऑफिस बिल्कुल नहीं जाएंगी। और मैं इस बारे में पापा से बात कर लूँगा, तो आप बिल्कुल रेस्ट करेंगी इतने दिन। काव्या सिर्फ मुस्कुरा देती है और देव के सीने पर सिर रखते हुए कहती है, देव आपका इंटरव्यू कब है और आप वापस कब आएंगे? कल दिन की फ्लाइट है और 3 दिन बाद मेरा इंटरव्यू है। शायद ये पूरा वीक लग जाएगा और फिर मैं अपनी रानी साहिबा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। काव्या अपने मन में सोचती है, कान्हा जी बस इस एक हफ्ते मुझे मेरे डर से लड़ने की हिम्मत देना, फिर मैं देव को सब कुछ बता दूंगी। क्योंकि अगर मैंने अभी देव को कुछ भी बताया तो देव मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे। बस कान्हा जी एक हफ्ता और साथ दे दीजिएगा। देव काव्या को हिलाते हुए कहता है, कहाँ खो गई रानी साहिबा? कहीं नहीं देव, काव्या चौंकते हुए कहती है। काव्या पक्का तुम ठीक हो ना? कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना तुम मुझसे? हाँ देव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। काव्या झूठी हंसी हंसते हुए कहती है। देव काव्या से कुछ और कहता, पर तब तक विक्की और सलोनी वहाँ आ जाते हैं। विक्की, चलो भाई अब घर चलो। अभी तो मेरे साथ आने को भी तैयार नहीं थे और अब घर चलने को तैयार नहीं हूँ। भाभी आपको पता है कितनी मुश्किल से लेकर आया हूँ इनको। हाँ तो दी को यहाँ लाने के लिए मनाना कोई आसान था क्या? सुबह से अपने रूम से बाहर नहीं आई थी, कितनी मुश्किल से मनाया है मैंने दी को, सलोनी बीच में बोलते हुए कहती है। काव्या देव को देखता है तो काव्या अपनी नजरें झुकाकर खड़ी थी। देव, अच्छा विक्की तू सलोनी के साथ गाड़ी निकाल, हम बस 5 मिनट में आते हैं। विक्की, ठीक है पर बस 5 मिनट। हाँ। विक्की सलोनी को साथ लेकर वहां से चला जाता है और देव काव्या के पास आकर कहता है, काव्या मैं वही सच मान रहा हूँ जो तुमने मुझे अभी तक कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, पर फिर भी अपना ध्यान रखना।
काव्या बस एक वीक की बात है, फिर तुमको हर तकलीफ से दूर रखने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी होगी। इतना कहकर देव काव्या का माथा चूम लेता है। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देव और काव्या घर के लिए निकल जाते हैं। देव और विक्की काव्या और सलोनी को उनके घर छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाते हैं। पर आज काव्या को जाता हुआ देख देव की आंखें भीगी हुई थी, पर देव अपनी आंखों में आंसू आने का कारण नहीं समझ पाता। अगले दिन देव सरिता जी और महेश जी का आशीर्वाद लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। एयरपोर्ट पहुंचकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके देव वेटिंग एरिया में अपनी फ्लाइट का वेट कर रहा था कि तभी देव के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसको पढ़कर देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि ये काव्या का मैसेज था। ऑल द बेस्ट देव, मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पड़ाव को भी बहुत अच्छे से पार कर लेंगे और अपनी मंजिल को जरूर हासिल करेंगे। एंड आई लव यू देव, मेरा प्यार हमेशा आपके साथ है। देव के मना करने के बाद भी आज काव्या ऑफिस आई हुई थी, पर इसका कारण एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसमें काव्या का होना बहुत जरूरी था। काव्या जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग पूरी करके और कुछ फाइल्स लेकर ऑफिस से घर के लिए निकल जाती है। काव्या ऑफिस से बाहर निकलती ही है कि तभी काव्या के फोन पर राधिका का कॉल आता है। स्क्रीन पर राधिका का नाम देखकर काव्या खुश हो जाती है और जल्दी से फोन उठाती है, तो सामने से राधिका की चहकती हुई आवाज सुनाई आती है। हेलो मैडम, कैसी हो और कहाँ है तू? ऑफिस आई थी यार, बस अब घर जा रही हूँ। तू बता, तू कैसी है और जीजू कैसे हैं? तो खुद आकर देख लेना हम दोनों कैसे हैं। मतलब ये मेरी भोली काव्या, मैं तेरे घर के बाहर खड़ी हूँ, तो तू खुद ही आकर देख ले हम कैसे हैं। अच्छा क्या? काव्या चौंकते हुए कहती है, तू मुंबई आई थी, तू कब आई और तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू आने वाली है? काव्या खुश होते हुए कहती है, बस कर शताब्दी एक्सप्रेस, तू अपने घर आ, तब सब डिटेल में बताऊंगी, बस तू जल्दी से घर आ जा। राधिका इतना कहती है कि तभी फोन में सामने से बहुत जोर की आवाज आती है और ये आवाज गोली चलने की थी। आज का भाग यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 23 में। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।